जो बड़ा 50-55 रुपए का डिविडेंड देना था बीपीसीएल को, जो उस समय मार्च में नहीं दे पाए क्योंकि कुछ कैश आना बाकी था, वो ड्यू है, वो कभी भी मई के अंत या जून में आपके लिए आ सकता है। तो पहली चीज तो ये कि एक बड़ा डिविडेंड आने की तैयारी में है ही और आगे पीछे आएगी। वो डाइवेस्टमेंट होने के पहले सरकार को बांटना ही बांटना है, पहली चीज वो है। दूसरी चीज, बहुत लंबे समय बाद 440-442 के आसपास आकर बार बार ये स्टॉक अटकता था, बार बार लगातार। आज बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 440 ऐसी जगह, अभी 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा 440 आया, 440 आते वापस 420-25 एकदम से ऐसे आता है जैसे मतलब कोई बेचने के लिए तैयार ही बैठा है। लेकिन आज बड़े ब्रेकआउट की तैयारी। तीसरी चीज जो खबर आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से वैल्यूएशंस को लेकर, देखिए मैं तो एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ज्यादातर लोग सब बीपीसीएल को डाइवेस्टमेंट तक ये सोचते हैं कि कौन लेगा, किस प्राइस पर लेगा। मेरा थॉट प्रोसेस, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके आगे का है, और वो ये है कि जो भी ले, जिस भी प्राइस पर ले, उसके बाद क्या, उसके बाद बीपीसीएल का प्रमोटर कौन होगा, उसके बाद बीपीसीएल का नाम क्या होगा, और उसके बाद अगले 2-3 साल में बीपीसीएल में ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी। वो अगर आपकी सोच है तो फिर बीपीसीएल इस भाव में, मतलब थ्रो अवे प्राइस में, मुफ्त में मिल रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। रिस्क एक ही है और कोई रिस्क नहीं, रिस्क एक ही, अगर किसी भी वजह से सरकार का डाइवेस्टमेंट प्लान कहीं किसी लेवल पर आकर रुक जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, वो नहीं पता, क्योंकि डील्स में यही होता है, देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो होते होते कहाँ रुक जाए ना हो, वो मुझे आपको नहीं पता, जिसको पता है नहीं वो अपना जाने। बट अदरवाइज डाइवेस्टमेंट होना है तो फिर ये स्टॉक उस प्राइस पर कभी नहीं रुकेगा जिस प्राइस पर डाइवेस्टमेंट होना है। वो डाइवेस्टमेंट के बाद जो स्टॉक की री रेटिंग होगी वो देखने लायक होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको साल 2 साल के नजरिए से बिल्कुल बीपीसीएल इस भाव में भी 100% खरीद कर रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 3-4 महीने के लिए लीजिए, पोजिशनली ट्रेड कीजिए, और बाकी तो ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो आज ब्रेकआउट हो ही रहा है। बस एक ही रिस्क है जो हमेशा रहेगी इस स्टॉक में या किसी भी सरकारी कंपनी के साथ जो आप डाइवेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। अगर किसी वजह से डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ तो वो रिस्क तो हमेशा रहेगी, वो रिस्क आपको लेके चलनी पड़ेगी। ये रिस्क ठीक उसी तरह की है जैसे आज आप कोई भी स्टॉक खरीद कर जाते हैं, पता नहीं कल सोमवार को भगवान न करे कोई रीजन से मार्केट अचानक से गिर जाए, कोई कारण हो जाए, वैसी रिस्क ये भी है, नॉन रिस्क है। सबको पता है कि डाइवेस्टमेंट होना है, नॉन रिस्क नहीं। तो वो रिस्क अगर आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं तो ये है स्टॉक जो तगड़ा कमाल कर सकता है। बहुत लंबे समय से बीपीसीएल पर ये एक्शन आए, इस रिस्क के साथ कि हो सकता है आशु सर बुलिश ना भी हों, फिर भी पूछना तो बनता है। आशु सर, क्या कुछ वाकई में बीपीसीएल में अब वो समय आ रहा है कि खरीदारी की जाए, मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि डिविडेंड के बांटने का भी समय नजदीक आ रहा है, डाइवेस्टमेंट भी अब जोर पकड़ेगा, या आपका मानना अटकेगा? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, प्राइस एक्शन बड़ा फेवरेबल है। और मैं मतलब डिस्क्लेमर और कैवेट जरूर दे दूं, ये मेरा पिछले एक्सपायरी तक का था, जब तक मुझे लगता है कि ये ओवरबॉट है ये स्टॉक्स, जो इस एक्सपायरी में, पर्टिकुलर एक्सपायरी में किस किस में अटकेंगे। तो मेरा जितना भी, अगर 2-3 बार जो मैंने मेंशन किया था, इट वाज टिल लास्ट एक्सपायरी और वहां वो सबड्यूड रहा था। अब अनिल जी जो 430-35 का टारगेट निकल के आ गया, ये बहुत अच्छी मूव दिखाई है आज इसने, और प्राइस एक्शन बहुत फेवरेबल है। और अनिल जी ऐसा है ना कि ऐसी मार्केट में, जैसे मैंने अभी एक एलएनटी का कॉल का एग्जाम्पल आपको दिया था, जब भी एक लिमिटेड पैसा सबके पास होता है, जब भी कोई चीजें नहीं चलती ना, वो थक जाता है और उससे निकल के फिर वो मतलब जिन सेक्टर में ट्रैक्शन होता है, फार्मा में आना चाहता है। तो मुझे लगता है जो बीपीसीएल का जो फ्रॉड था, जो एक इजी ट्रेड लगता था, सबको लगता था कि मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड होना है और एकदम आएगा और एकदम मेरा 550 में बिक जाएगा। तो मेरा मानना था, जो मेरा डिस्कनेक्ट था उस चीज से था कि इतना आसान नहीं होगा। सो आई थिंक उसके लिए अनिल जी 2 महीने हो गए हैं जो अटका हुआ है और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो वो कम हो रहा है और प्राइस एक्शन दिखा रहा है ऊपर होने का, तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बीपीसीएल डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आपको एक स्मॉल कैप बैंक देता हूं जिसकी मार्केट कैप 1700 करोड़ की है, और उस बैंक का नाम है साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक इज नाउ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेयर इन द कंट्री. इट इज मूविंग faster than even HDFC Bank. A. B. South India Bank has a equity of 180 crore. It just increased that by 30 crore by placing shares at 850 with the top mutual funds of the country. It is the largest player in agricultural gold loan and treasury income because of the inflow of dollars from Kerala. You can't go wrong in South India Bank. If you have a one-year bank, I'm very bullish on mid-cap banks as a disclosure. This bank is headed to 25 rupees if you have a one-year target. It trades at 0.3 time price to book.
You can't go wrong with South India Bank. Secondly, the inflow of currency means on a weak dollar also it will be one of the biggest beneficiaries on the treasury income. So this would be my dark horse for this year, South India Bank. संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक निफ्टी की अगर आप देखें अच्छी क्लोजिंग स्क्रीन पे विजिबल है 14,838। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटक रहा है सर। आज की क्लोजिंग को आप कैसे रेट करेंगे और अगले हफ्ते के लिए क्या कैरी करना चाहेंगे सर आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो मैं एक हफ्ता पहले जाता हूं, जो मैं कोविड के बाद आया था, लास्ट फ्राइडे ही ज्वाइन किया था और उस दिन आप जूझ रहे थे 14,500 पे और सब मंदी का माहौल था। आपको कहा था नेक्स्ट वीक देखना, यू विल सी द क्लाइमैक्स, और 400 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 350, और टचवुड ये अभी शुरुआत लग रही है मुझे। जैसे आपको कहा एंड ऑफ द मंथ यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर द 25th ऑफ May वेयर वी आर। एक अपडेट दे दो वीरेंद्र जी, सुबह आपको एक मिड कैप छोटा स्मॉल कैप शेयर रेकमेंड किया था साउथ बैंक, वो 14-15% बढ़ गया। तो अगर आपने नहीं लिया तो सिप कीजिए, बट मैंने आपको रीइटरेट करता हूँ, इसका भाव 24-25 रुपए होएगा इस साल, नहीं तो बाय नेक्स्ट मार्च द रिजल्ट्स विल बी फैंटास्टिक। एंड मिड कैप बैंक्स पे तो मैं इतना बुलिश हूँ कि आई कैन सेल एवरीथिंग एंड बाय दैट। आज आपको दिख रहा है BPCL, HPCL। और वीरेंद्र जी, जब मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन की थी तो मुझे बताया गया था कि व्हेन द साइकिल टर्न्स फॉर मेटल्स कमोडिटीज, आज जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो चल रहे हैं उनके भाव देखिए स्टील के, तो द बिगेस्ट गेनर्स विल बी द लेंडर्स ऑलवेज हैव अ क्लॉज ऑफ कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ द डेट इनटू इक्विटी एंड सो ऑन। और यहाँ पे तो आपके पास PSU बैंक्स कुछ भी प्राइस पे नहीं ट्रेड कर रहे। तो मैं रीट्रेड करता हूँ, स्टेट बैंक, कैन बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, चारों लीजिए। उसका कारण भी बताता हूँ कि उनकी जो ट्रेजरी इनकम होगी विल बी ह्यूमंगस और एसेट क्वालिटी की इंप्रूवमेंट है। तो आज के जो पिक्स है वो है, मैंने आपको बताया, वो डिस्काउंट पे चल रहा है। PNB ट्रेडर है तो लीजिए, 30 पैसे 40 पैसे डिस्काउंट मिल रहा है आपको 35, 70, 75 पे फ्रॉम द कैश प्राइस। और कैन बैंक 43-75 से 44 रुपए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 34-40 फॉर PNB, लुक फॉर टारगेट ऑफ 40। And on Can Bank, keep a stop loss of 41.50, but look for targets of 55. State Bank 55-56 में लीजिए, keep a stop loss of 345, look for target of 380. बैंक ऑफ बड़ौदा you can add। एक अपडेट भी दे दूं आपको, M&M मैंने 740 पे कहा था, 775 का नियर टर्म टारगेट 776 बिक गया। एस्कॉर्ट्स 1120 वाला 1177 बिक गया। कल HDFC आपको 2410 में दिलाया था, 2505 का टारगेट वो हो गया। टेक महिंद्रा 990 बिक गया। भारती टेली 560 वाला 577 बिक गया। और RBL बैंक आज का टॉप गेनर है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये PSU बैंक्स लीजिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन द